एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है 6, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी। इसमें हम एक दिन नोट्स डिस्कस करते हैं और एक दिन उसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अब ये दोनों सीरीज़ क्यों? देखिए, जब हम एक चीज़ करते हैं नोट्स में हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। हम नोट्स में वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर पूरा करने लगोगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और जब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की हर चीज़ पॉइंट को। वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आते हैं आपके एमसीक्यू। अब जो नोट्स डिस्कस कर लिए हमने, उसके बाद हमारे एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू से जनरलाइज होता है कि आपको कितने मार्क्स गेन हो रहे हैं। अगर आप मार्क्स अच्छे गेन कर रहे हो, मतलब आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी स्कोरिंग भी अच्छी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे भी अगर कोई आप टॉपिक ऐसा पढ़ते हो जिसके क्वेश्चंस नहीं है उसके साथ, तो आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे। तो गूगल पे आप कोई टॉपिक डालोगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं कीजिए। चाहे छोटा टॉपिक डेली कीजिए, बट वो ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, सीरीज तो स्टार्ट करी 0 से हीरो तक। अब डायरेक्टली हम +1 +2 10 पढ़ने लगे तो हमें बेसिक्स तो पता नहीं है, तो कैसे क्लियर होगा? इसलिए हर चीज़ शुरू से स्टार्ट कीजिए, तभी तो हमने 6 से लेके +2 तक का हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जब आप कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, अब जब जो भी एचपी टाट हैं, ठीक है, मेडिकल वाले हैं, उनके लिए प्रीवियस ईयर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्रीवियस पेपर लीजिए और एक पेपर तैयारी कीजिएगा। अब ये मत सोचिए कि आपको अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, आप कैसे सॉल्व करो। देखिए, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो एक, उससे क्या पता लगेगा आपका लेवल कितना है, आपको कितनी ज़रूरत है तैयारी करने के लिए, ये पता लग गया। अब सिलेबस भी पता होना चाहिए। सिलेबस आपको पता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट, जो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब की आपको पीडीएफ भी मिल रही है। अब ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक नहीं ओपन होती तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो आपकी ज़रूर ओपन हो जाएगी। वो सेम नेम से है, केएस विद्यापीठ के नाम से। चलिए देखिए, 6 से लेके 8 तक का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। फिर आती है 9th क्लास। 9th क्लास के नोट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आती है बारी उसके एमसीक्यू की। केमिस्ट्री के एमसीक्यू यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो इंक्लूड हैं इसमें, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये चैप्टर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हो, ये मत सोचना कि सिर्फ आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन का मतलब है, जब आप एमसीक्यू करते हो तो मतलब 3 क्वेश्चन का आपको पता लग रहा है कि 3 क्वेश्चन सही नहीं है, तो उनकी भी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अब देखिए, मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपका पूरा टेस्ट, जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कि बेसिक एनसीईआरटी आती है, वो क्लियर होगा ही होगा। बट गारंटी ये आपको एक मेरे साथ वादा करना पड़ेगा कि आप हर पॉइंट को जो मैं बोलूँगी उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं डेफिनेट गारंटी ले सकती हूँ कि आपका जो सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? अब आप सोचोगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमें गर्मी लगेगी। ठीक है, गर्मी लगेगी कि वो तो लगती है, बट इसमें एनर्जी पूछी है, किस टाइप की एनर्जी निकलेगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। देखो, मानो एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल है, उसको हीट कर दिया तो उसमें कौन सी एनर्जी जनरेट होगी? ठीक है, उसमें जनरेट होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट ले जा रहे हो, वहाँ पे स्टे कर रहे हो, तो वो आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, पार्टिकल मूव कर रहे हैं किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज विद रेज इन टेम्परेचर? अब इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है? देखो, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब इधर से उधर कोई चीज़ जा रही है, तो यहाँ से कोई चीज़ यहाँ जाएगी ही, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जल्दी जाएगी। इवेपोरेशन भी जल्दी होगी जब आप क्या करोगे? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। बट कंप्रेशन गैस का नहीं होगा। कंप्रेशन गैस का होता है हाई प्रेशर में। क्लियर हो गया? तो ये तो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन है, कंप्रेशन है ऑफ गैस, तो इसमें एक चीज़ है, तो ये चीज़ तो कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर
फिर नेक्स्ट आता है आपका इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ ए गैसेस। तो ये जो होगा वो होगा जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इवेपोरेशन सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है, इवेपोरेशन भी इंक्रीज करती है, डिफ्यूजन भी इंक्रीज करता है, बट कंप्रेशन नहीं होता गैसेस का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। देखो हमारे चारों मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन स्टेट, ये होती है। अब इनमें से किसका डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है? देखिए पहले तो हम समझेंगे सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड, इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है, क्योंकि जिस बर्तन में डालेगा वो तो उसकी शेप तो होगी नहीं उसकी, बट जितनी इसकी अमाउंट है उतना तो होगा ही। बट गैसेस का नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। तो मतलब हमें पूछा गया है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो कौन सा इसमें सॉलिड है? वाटर तो सॉलिड नहीं है, ये तो लिक्विड होता है। ऑक्सीजन गैस है, विनेगर भी लिक्विड है, तो आइस को आती है सॉलिड। तो ये आ गया आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो 3 क्वेश्चन का पता लग गया ना, औरों का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अरेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो कोई चीज़ है, ठीक है, इसको आप कितना 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 छोटा बना सकते हो। देखो पहले इतना था, इतना छोटा 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 छोटा, देखो बाद में दिखा भी नहीं, इतना छोटा कर दिया। तो किस चीज़ को आप ज़्यादा कर सकते हो? देखो उस चीज़ को कर पाओगे जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर बॉक्स ही छोटा है, इसकी शेप ही इतनी है, तो इसके अंदर कितना सामान आएगा, बट अगर कोई इतना है तो उसको कंप्रेस करके आप चीज़ें डाल सकते हो। तो ये कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसियस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। सॉलिड में बोल सकते हो आप लेस कंप्रेसिबिलिटी एंड गैसियस में मोर कंप्रेसिबिलिटी। अब किसकी वजह से होता है? अब देखिए गैसियस में क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा चीज़ें ऐड हो सकती हैं, स्पेस कम है तो ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होंगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। On the converting 25 degree Celsius and 30 degree Celsius and 60 degree 66 degree Celsius Kelvin scale, ठीक है, केल्विन स्केल में हमें इसमें कन्वर्ट करना है। आपको पता है सेल्सियस स्केल 0 से स्टार्ट करता है, केल्विन 273 केल्विन से स्टार्ट होता है। तो देखिए 0 एंड 270, अगर केल्विन तक पहुंचाना है आपको तो उसमें 273 प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए 25 में आपने देखो 273 प्लस किया तो क्या, यहाँ पे करते हैं 273 में आपने 25 सॉल्व किया प्लस किया तो कितना आया 5 6 8 9 2 298 आ गया। अब 298 3 में ऑप्शन है तो इट्स मीन हमें एक और करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है आपका, यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम इसको। देखो एक तो वैल्यू हमें पता लगी 298 है, बट सेकेंड वैल्यू तो करेक्ट कौन सी आ गई, उसमें भी हम क्या करेंगे 273 38 8 3 11 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 1 3, अब इसमें 111 किसका ऑप्शन है? तो ये आ गया आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम चेक कर लेंगे, 273 में हम प्लस कर लेंगे 66, तो ये आ गया आपका 9 7 7 में 6 प्लस किया तो आ गया आपका 3 1 एंड 3, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर एट सी लेवल। बॉइलिंग पॉइंट क्या है सी लेवल का? देखो अब जो वाटर है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, सेल्सियस में क्या है वो 0 डिग्री नॉर्मल। तो बॉयल कर रहे हैं उसको तो 100 डिग्री में बॉयल हो रहा है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया, आप अगर कन्वर्ट करते हो केल्विन में तो क्या आ जाएगा आपका 273। मतलब जब आप बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है ना, अगर यहाँ पे ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस होता तो करेक्ट आता, ठीक है, बट इसमें बॉइलिंग पॉइंट बोला है वाटर का तो वो आ गया आपका 373 केल्विन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेज। अब लोएस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेज किसमें होगी? जिसमें वो बाउंडेड नहीं है स्ट्रांगली, मतलब इतना गैप है। तो हमने भी पढ़ा था गैसेस में सबसे ज़्यादा गैप होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, ठीक है। तो इसमें गैस कौन से हैं? आयरन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड में भी होती है, वाटर
ये भी आपका लिक्विड है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये आ गया आपके ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग ए गैस इनटू लिक्विड। कौन सी मोस्ट फेवरेबल है कि आप गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी स्टेज में। तो कौन सा आ जाएगी कंडीशन, कंडीशन आ जाती है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इट्स मीन आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ड्राई आइस इज। अब ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस, अब सोचो कि हम घर पे देखते हैं वो आइस ड्राई आइस नहीं है। ड्राई आइस हमने कंडीशन पढ़ी थी ना कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे आप किसी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर देते हो, गैसियस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो। कर दिया कन्वर्ट, ठीक है, गैसियस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो ड्राई आइस भी आप, कोई एक गैस है उसको हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो दिखती आइस की तरह है, इसलिए उसे ड्राई आइस बोला गया। तो वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। याद रखना, ड्राई आइस किसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जब होती है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब देखो सॉलिड है आइस, आइस को आपने वाटर में बदल दिया, किस प्रोसेस से, पहले हम प्रोसेस का डिस्कस करेंगे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, डिपोजिशन गैस से सॉलिड। ठीक है, वेपोराइजेशन, वेपर मतलब वो बॉयल हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये लिक्विड से भी हो सकता है, लिक्विड टू क्या हो रहा है आपका, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें बोला है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट, तो फ्यूज़न जो होता है उसमें होता है कन्वर्ट आपका सॉलिड टू लिक्विड। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है नैप्थलीन बॉल इनटू गैसियस प्रोसेस। नैप्थलीन बॉल एक सॉलिड स्टेट है, उसको गैसियस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी हमने कुछ स्टेजेस की, आपको फेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन हो गया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो गया, इवापोरेशन। गैस टू जब लिक्विड कन्वर्ट हो गया, कंडेंसेशन। ठीक है, फिर लिक्विड टू सॉलिड जब कन्वर्ट हो गया तो आइस बन गई। अब सॉलिड टू लिक्विड बन गया, वो मेल्टिंग पॉइंट आ गया उसका, जो कि क्या था अभी, क्या फ्यूज़न प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे को, नैप्थलीन बॉल सॉलिड की है, सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें, गैसेस में, तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, अब कंडेंसेशन पता लग गया, कंडेंसेशन क्या है, पिक्चर में भी देखा हमने, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो। तो ये जो चार्ट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि देखो 1 2 3 4 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और आपको ये भी पता लग रहा है। देखो सॉलिड था, क्लोज था, लिक्विड थोड़ा लूज हो गया, गैसेस और लूज होगी। तो देखिए कितनी चीज़ें पता लगी आपको। एक तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, फोर्सेस सॉलिड में ज़्यादा है, और आपको 6 मेथड पता लगे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फ्लोरेसेंस ट्यूब विच स्टेट ऑफ ए मैटर। फ्लोरेसेंस ट्यूब किसकी स्टेट है मैटर में, किस स्टेट में यूज़ किया जाता है। देखो सॉलिड लिक्विड गैस का तो पता है, फिर आती हैं दो स्टेजेस, प्लाज्मा बोफाइंस टाइम। प्लाज्मा होती है, यहाँ पे आयोनाइज्ड गैस प्रेजेंट होती है, तो फ्लोरेसेंस ट्यूब, नियॉन बल्ब, इसमें क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट। बोसेंट होती है सुपर कूल्ड, क्या होती है, सुपर कूल्ड। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जब, होमो मतलब घर जैसा माहौल, मतलब सेम सेम, नो फर्क। ठीक है, आपको पता लग रहा है कि ये अलग है वो चीज़ अलग है, तो वो आ गया होमोजीनियस मिक्सचर। नॉट पूछा है, देखिए कौन सा नॉट है। देखो एयर में आप पता नहीं लगा सकते हो कौन सी गैस कहाँ प्रेजेंट है, अल्कोहल में भी पता लगा सकते हो, पर सैंड जब मिट्टी को जब आप पानी में डालोगे तो आप उसकी बाउंड्री देख सकते हो ना। ठीक है, तो सैंड इन वाटर, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अब देखो लार्ज नंबर ऑफ ए सॉल्यूट, कोई एक चीज़ है, सॉल्यूट मतलब जो स्मॉल अमाउंट है, सॉल्यूशन जो लार्ज अमाउंट में है,
ठीक है, जब इतनी सी चीज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट जब डाला जाएगा किसी सॉल्यूशन में तो क्या बोला जाएगा? एक होता है बिल्कुल इतना सॉल्यूट डाल रहे हो आप, ठीक है, इतना सा, और एक हो गया इतना डाल दिया। अगर आपने इतना डाला है तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट। अगर आपने ज़्यादा डाला है तो उसको बोलेंगे हम कंसनट्रेटेड। क्लियर हो गया? इतना डाला स्मॉल तो डाइल्यूट, ज़्यादा डाला तो कंसनट्रेटेड। सॉल्यूट मतलब स्मॉल क्वांटिटी में डलता है कंपेयर टू सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, नो मोर सॉल्यूट इन डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन। अब आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो, अब देखना कि आप हर टाइम में मिक्स नहीं कर सकते हो, कुछ रेंज आती है कि वहाँ पे वो चीज़ मिक्स होना बंद हो जाती है, तो उस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, बट एक रेंज आएगी उसके बाद उसमें सॉल्यूशन नहीं डिपॉजिट होगा, ठीक है, इसके बाद नहीं होगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अभी उसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए हम एक पिक्चर देखेंगे। टिंडल इफेक्ट जिसमें कि सॉल्यूशन ऐसा जिसमें कि लाइट पास हो रही है, तो सॉल्यूशन हमने जो चीज़ें थी वो तो 3 टाइप्स की पढ़ी थी। एक आता है आपका सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें विजिबल नहीं है बात, क्लोराइड में विजिबल है, सस्पेंशन में भी विजिबल है, ठीक है। तो सॉल्यूशन वाटर का एग्जांपल आ गया इसका, मिल्क कोलॉइड्स का, सस्पेंशन फ्लोर एंड वाटर। तो देखेंगे किस में क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। तो टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है मिल्क में, ठीक है। क्या होगा? लाइट पास हो जाएगी जब सॉल्यूशन से, तो उसे बोला गया टिंडल इफेक्ट। टिंडल ने साइंटिस्ट से उन्होंने दिया था, इसलिए उन्होंने अपने आप पे ही रख दिया ताकि लोग उनका नाम लेते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोराइड लिक्विड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम हुआ, मीडियम हिंदी या इंग्लिश ऐसा लेते हो ना। फिर डिस्पर्स फेज, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हुए? वो फेज आ गया, मीडियम मतलब ज़्यादा, और डिस्पर्स फेज स्मॉल क्वांटिटी में। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं, वो पहले हम चार्ट को देख लेते हैं। देखिए ये क्लोराइड का आ गया, तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो अगर गैस है आपका ज़्यादा अमाउंट में, लिक्विड कम है, लिक्विड एरोसोल, और उसे बोलेंगे मिस्ट, क्लाउड, फॉग। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ठीक है। तो सॉलिड जब गैस में प्रेजेंट होगी तो डस्ट होगी या स्मोक होगा। गैस जब लिक्विड में प्रेजेंट होगी, देखो ये क्या है? लार्ज अमाउंट, और ये क्या है? स्मॉल अमाउंट। याद रखना, मीडियम इंग्लिश या हिंदी। फिर फेजेस मतलब इतने इतने सब्जेक्ट होंगे, वो आ गया, ठीक है। गैस लिक्विड में होगी, फोम जैसे कि वाइपिंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड, एमल्सन, क्रीम, मिल्क, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, सोल, पेंट, जेली, सीवेज। गैस इन सॉलिड, सॉलिड फोम, ठीक है। फिर आ गया लिक्विड सॉलिड, सॉइल एमल्सन, बटर, घी। सॉलिड टू सॉलिड, इसके जैसे कि एलॉय बन गए, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्या पूछा गया है? कोलॉइड लिक्विड डिस्पर्स इन ए गैस, मतलब लिक्विड स्मॉल में है, गैस ज़्यादा है, तो वो एग्जांपल आता है आपका फॉग का, ठीक है। स्मोक आता है सॉलिड जब प्रेजेंट है गैस में। लिक्विड आ गया आपसे, क्या क्वेश्चन आ गया? लिक्विड प्लस गैस। अब क्वेश्चन ये अलग अलग टाइप से आता है, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड। तो याद रखना आपको, डिस्पर्स मीडियम मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, डिस्पर्स फेज स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच मैथड यूज सेपरेट टू बिटर फ्रॉम मिल्क? सॉरी बटर आएगा यहाँ पे। बटर फ्रॉम मिल्क को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड लगेगा? देखिए बटर देखो ना बीच में इकट्ठा होता है ना साइड से, तो वो आता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और सेंट्रीपिटल क्या होती है? जब पूरी 4 साइड में लग रही है, ठीक है, तो वो आ गया आपका सेंट्रीपिटल। अब क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी आखिर आपकी क्या आती है? कलर्ड पिगमेंट शो करने के लिए, सेपरेशन के लिए मेथड यूज़ होता है। फिल्ट्रेशन आप घर पे करते ही हो, जैसे कि चाय पत्ती को अलग करना, ठीक है, ये चीज़ें यूज़ करते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन का एक और एग्जांपल है,
मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, कोई ऑब्जर्व करना, वो सेंटर की तरफ आ रही होती है चीज़ें, तो वो आ गई आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। Method used a separate a mixture of a two miscible liquid which has difference in less than 25। अब दो लिक्विड्स को अलग करना है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से भी कम है, तो कौन सा एग्जांपल आएगा? डिस्टिलेशन। इसमें आप सिंपल दो लिक्विड्स को अलग करते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड आया है जिसमें आप चीज़ों को ऐसे करते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर इन टू 25 केल्विन से भी कम होती है और तब आप उसको प्योर करते हो। सब्लिमेशन, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसेस में। क्रिस्टलाइजेशन, आप इसको लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करते हैं। प्योर जब कोई चीज़ बननी है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से बनेगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुकिंग ऑफ ए फूड एंड डाइजेशन, विच टाइप ऑफ ए चेंज। देखो, कुकिंग से नया सामान बन रहा है, डाइजेशन से चीज़ें क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो देखिए, एक फिजिकल चेंज आता है जिसमें कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। केमिकल चेंज में नई चीज़ बन रही है, तो इट्स मीन जो कुकिंग है, डाइजेशन है, दोनों क्या हैं आपके केमिकल चेंज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो, मैटर की प्रॉपर्टी की थी, क्या होते हैं? साउंड सोरनस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलावाइन होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और क्या करते हैं, ये बहुत चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? डक्टाइल मतलब डक्ट की तरह कन्वर्ट करते हैं, सोरनेस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मेलामेट मतलब शीट बना रहे हैं। बट ये इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी में पास होती है, तो ये कंडक्टर आ गए। इंसुलेटर हमारे क्या आते हैं? नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल क्या आ गया आपके? इंसुलेटर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉइड। कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है? मेटलॉइड कौन होता है? जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो गोल्ड क्या है? मेटल। कार्बन नॉन मेटल। बोरोन जो है वो मेटलॉइड आता है। सल्फर भी क्या आता है? नॉन मेटल में आता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए एलिमेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? उसे क्या बोला जाता है एलिमेंट का? उसे बोला जाता है एटम। अब ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का बोला जाए तो मॉलिक्यूल आता है स्मॉलेस्ट जो कंपाउंड का यूनिट होता है। ठीक है, कंपाउंड हो गए जब दो या दो से अधिक मेटल जब मिलते हैं उसको कंपाउंड बोला जाता है। आयन जब मेटल प्लस नॉन मेटल मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? एटम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हु गिव द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? एटॉमिक थ्योरी दी थी, देखो, लेवसियर एंड जोसेफ थे। उन्होंने तो क्या बोला था? उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें होता लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, मतलब जो कि क्या है, कंबाइंस करते हैं, कम्बिनेशन के बारे में बात की थी। तभी तो कोई नई चीज़ बनेगी जब कोई चीज़ कंबाइन करेगी। तो इस चीज़ के बारे में किसने बात की थी? इस चीज़ के बारे में बात की थी आपके डाल्टन ने, एटॉमिक थ्योरी। और अभी बोला हमने कम्बिनेशन के बारे में लेवोसियर एंड जोसेफ प्रस्ट ने बात की थी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ ए एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट की एक वैल्यू है जो बोलती है कि एक सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा? वॉल्यूम सेम होगा हमेशा, और जिसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6.022 10⁻23। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हाउ मैनी टाइम ऑफ ए सल्फर इज हैवियर देन एटम ऑफ ए कार्बन। सल्फर कितने टाइम हैवियर है कार्बन से? तो इसके लिए तो पहले आपको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो कैसे आपको? देखो, सल्फर का आता है आपका 32, फिर आता है कार्बन का 12। कैलकुलेट करेंगे, 2 से कर देंगे, क्या आ जाएगा? 16, या 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, तो 8/3 इसका क्या आ गया? वैल्यू। अब ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं, तो आप इजीली कर लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मॉलिक्यूल हैविंग एटोमिसिटी 4। एटोमिसिटी होती है कि कोई एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, ये कितने उसके साथ बॉन्ड बना सकती है, वो आती है उसकी एटोमिसिटी। मतलब कितने और जो सेम है उसके साथ वो बॉन्ड बना सकती है। ठीक है, तो वो आती है, देखो, सल्फर की 8, ऑक्सीजन की 2 and 3, फॉस्फोरस की 4, क्लोरीन की 2। तो हमें कितना पूछा गया था? 4। तो फॉस्फोरस क्या आ गया आपकी? 4।
नेक्स्ट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। देखिए किसी भी एटम किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कोई चीज़ पर्टिकुलर रखी होती है ना, जैसे कि शॉप वाले किसी चीज़ को मेज़र करना है उनको, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि वेटिंग मशीन रखते हैं और उसमें क्या होगा, वेट पहले से मैनेज होता है और वो तोल के दे देता है कि भाई 1 kg हो गया। तो एटॉमिक मास यूनिट वो आता है जब स्मॉल स्केल पे आप एटम का पता लगाते हो। तो वो कैसे मेज़र करते हो, एक साइड आप एक एटॉमिक मास रख दो, कि दूसरी साइड रखोगे 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है KNO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 52 ग्राम ऑफ ए हीलियम फाइंडिंग द मोल ऑफ फ्रॉम द मास। मोल निकालने हैं तो मोल का फॉर्मूला क्या आता है, एन, ठीक है, इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M स्मॉल m, जो मास दिया है, जैसे कि हमारे पास दिया है 52, ठीक है, और m क्या आ गया, उसका मोलर मास। तो हीलियम कहाँ आता है 4, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 से आ जाएगा 1, फिर आ गया आपका 2 मतलब 3। ठीक है, तो 13 आ गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मोल का निकालने का फॉर्मूला स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा था ना आपको, जब हम चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करने लगेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैलकुलेट ए नंबर ऑफ ए पार्टिकल 46 ग्राम ऑफ ए सोडियम एटम। पार्टिकल निकाले हैं, ठीक है, किससे निकाले हैं, नंबर ऑफ ए मास से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो n अपॉन n0 इक्वल टू m, अभी क्या हमने क्या आता है, जितना मास दिया हो गिवन, एंड क्या आ गया मोलर मास। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है आपको। n0 की आपको पता है एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 10⁻23, तो क्या आ जाएगा स्मॉल m, देखो 46 दिया है ना, और मोलर एटॉमिक मास आपको पता है 23 सोडियम का, इनटू पार्टिकल के आगे ये साइड को चला गया ना, तो वह आ गया आपका 6.22 10⁻23। तो इसको जो कैलकुलेट करके वैल्यू हुआ कि देखो 23 2 था, अब 2 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू बी 12.022 10⁻23। फॉर्मूला समझ आ गया ना, इसको एक बार क्लियर से कर देती हूँ मैं आपको फॉर्मूला और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, n अपॉन n0 इक्वल टू m अपॉन m। ठीक है, तो m की वैल्यू 46, कैपिटल M की 23, और इस साइड आपका ये चला गया तो इसकी वैल्यू 6.022 10⁻23। तो ऑप्शन आपको मैंने बताया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, देखो रुदरफोर्ड थे, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने कैनाल रे के बारे में बताया था। क्लियर हो गया। तो चलिए देखो 4 क्वेश्चन हो गए ना। रुदरफोर्ड न्यूक्लियस, अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात आ जाएगी तो उनको भी रुदरफोर्ड को ही क्रेडिट दिया जाता है। चैडविक न्यूट्रॉन की, थॉमसन इलेक्ट्रॉन की, गोल्डस्टीन ने कैनाल रे के बारे में बताया था। अब देखिए रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑफ, क्या खोज की थी उन्होंने, देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये अल्फा पैक्ट बीम पास करवाई यहाँ से, तो उन्होंने देखा कि जैसे कि सारी वेव्स तो कई, पर जो सेंटर की थी वो मेन रिफ्लेक्शन हुई उसकी, मतलब सेंटर में हैवी चीज़ थी जिससे उससे रिफ्लेक्शन हुई। तो जो सेंटर में था हैवी था, तो उन्होंने पता लगाया कि सेंटर में जो प्रेजेंट है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आ गया न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द एलिमेंट, कौन सा आता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जैसे वैल्यू बोली गई है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या एटॉमिक नंबर क्या आता है, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन और नंबर ऑफ आपका आ गया क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसमें बोला गया है नंबर ऑफ किसके बराबर है ये चीज़, ये नंबर है के बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के, ये बात बोली थी। नेक्स्ट जो बात बोली थी मास नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। अभी क्या नाम ने न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, तो वो आता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये गलत है। तो देखिए जो कोई भी एलिमेंट है ऐसे है, तो ये आ गया इसका क्या आ गया एटॉमिक नंबर, ये आ गया इसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू
कितने हैं, प्रोटॉन के बराबर। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 2 इज द करेक्ट। फिर आ गया ऑप्शन मास नंबर। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो ऑप्शन 3। देखो तो कौन कौन सा है, 3 and 2, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। एलिमेंट हैव ए सेम मास एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उसे क्या बोला जाएगा। तो देखो एलिमेंट हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर है और मास नंबर डिफरेंट है, जैसे कि आपका 1, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। इनमें क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू डिफरेंट है, तो उसे बोला जाता है आइसोटोप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स जैसे कि सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। मास नंबर जैसे कि 40 सेम है, बट एटॉमिक नंबर 16 एंड 17 ये वेरी करता है, ठीक है। देखो ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वैल्यू डिफरेंट, तो वो क्या आ गया आपका, वो वैल्यू आती है आपकी आइसोबार। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट है आइसोटोन। आइसोटोन जो आता है, देखो दो अलग अलग एलिमेंट हैं, जैसे कि ले लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पे दोनों के एटॉमिक नंबर भी एंड मास नंबर भी वेरी करते हैं, तो क्या सेम होगा इसमें, न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, 8 नंबर न्यूट्रॉन होगा, तो वो आता है आपका आइसोटोन्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें क्लियर होगी। तो इसको आप माइनस करके देखो, माइनस करोगे आप 16 में से 8 तो क्या आ जाएगा 8, 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8, तो क्या आ गया आपकी वैल्यू सेम आ गई दोनों की, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को समझ लेना। क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, कैलकुलेट ए न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन, मास नंबर ऑफ ए 37, एटॉमिक नंबर ऑफ ए 17। अब देखो क्लोरीन है, उसका क्या है 17 एटॉमिक नंबर है, 37 मास नंबर है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका न्यूट्रॉन नंबर। तो कैसे करेंगे, हम कर देंगे -37 - 17, तो 37 तो आ की वैल्यू 20, ठीक है। हमने बोला था ना मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन और नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन, और जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, तो आप यहाँ से 17 माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ गया फिर 20। इसे क्या बोला जाता है, अभी किया हमने, इसे बोला जाता है आइसोटोन्स। क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स। आइसोबार क्या था, मास नंबर सेम था। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, एटम विद ए 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विद हैव ए वैलेंसी। देखो न्यूक्लियस के जो आपका मास नंबर है वो सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम है, बट अगर दोनों में इक्वलेंसी नहीं है तो इट्स मीन उसमें प्रॉब्लम है। देखो कोई एलिमेंट है, उसका ये आ गया मास नंबर, ये आ गया एटॉमिक नंबर, दोनों में वेरिएशन है, इट्स मीन उसके न्यूट्रॉन में एक्स्ट्रा है, ठीक है। प्रोटॉन तो 3 है, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसकी प्रोटॉन को कवर करने के लिए उसको क्या चाहिए, वैलेंसी कितनी रहेगी, वैलेंसी मतलब खाली स्पेस कितना है, तो 1 का खाली स्पेस है, तो यहाँ पे 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एटॉमिक मॉडल हैज़ बीन इम्प्रूव ओवर द ईयर, अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। देखो अरेंज करना है चीज़ों को एटॉमिक मॉडल के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो पहले क्या आया, थॉमसन आया, फिर क्या है जिसने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी की, फिर आया रदरफोर्ड जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, फिर आया बोहर जिन्होंने बताया कि कोई वेल डिफाइंड पाथ में है, सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट क्या आया आपका थॉमसन, तो 2 ऑप्शन के पहले आएगा, फिर 1 फिर 3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप यूज एज ए कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी के लिए किसको यूज़ किया जाता है, अब देखिए आइसोटोप है सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर। अब आइसोटोप्स के बारे में एक और चीज़ बताती हैं, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं अलग अलग आइसोटोप की, बेशक एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए कैंसर थेरेपी के लिए कौन यूज़ किया जाता है, देखिए यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए किया जाता है, कोबाल्ट का है वो कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, आयोडीन का किया जाता है गोइटर डिसीज़ के लिए। तो देखो 3 क्वेश्चन पूरे हो गए, यूरेनियम
किसके लिए? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, कोबाल्ट कैंसर के लिए, आयोडीन गोइटर डिसीज ठीक करने के लिए। क्लियर हो गया? तो इसके साथ आपका जो केमिस्ट्री सेक्शन था 9th क्लास का कंप्लीट हो गया। इसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, बट याद रखना जो जो मैंने पॉइंट बोले हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है। और देखो एक क्वेश्चन के करने से हमने वो 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किए हैं क्वेश्चंस, तो आपको समझ आने चाहिए और आप अच्छा करो। मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिजिक्स सेक्शन करेंगे और उसके बाद उसके नोट्स, पहले नोट्स फिर एमसीक्यू करेंगे। सो तब तक अगर आपको कुछ और चाहिए मटेरियल तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं वैसा मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी। आपको पता है टैट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये सीरीज़ तो उन सब के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें और मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।